डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे कि हमने परिसंपत्तियां बनाई, कहां बनाई परिसंपत्तियां आपने? अब मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 बजट के बारे में क्या लिखा। इन कॉन्ट्रास्ट द बीजेपी 2024-25 with a focus on infrastructure development. The government has prioritized capital expenditure, increasing allowances for roads, metros expansion, and rural water infrastructure, along with a notable rise in job creation through strategic policies. The BJP use of technology-driven governance, including digitalization of welfare scheme, AI audit, GIS mapping, revenue collection, has minimized leakages, ensuring more effective deliveries of services. Further, more BJP's commitment to sustainability through a green budget, renewable energy initiative, and focus on skill development reflects a forward-looking approach, positioning Rajasthan as a model for sustainable growth. The BJP's emphasis on structural reforms over populist measures is a marked shift from Congress approach, allowing the state to make significant strides in economic growth, employment generation, and infrastructure development. Key achievement including Rajasthan ranking as top state of ease of doing business in 2024, #1 state in India. And a strong GSDP growth rate 17% in 24-25 outspaces Congress 11.2 growth in 19-20 जो उनका पहला साल था और हमारा पहला साल है. In conclusion, the BJP's budget 24-25 showcases a comprehensive strategy for long-term economic stability, growth and governance, offering a straight constant to Congress populist and influence policies. Through targeted investment, technological innovation and sustainable practices of BJP has transformed Rajasthan's fiscal and development trajectory, positioning the state for future prosperity. हम क्यों इसको फ्यूचर प्रॉस्पेरस और एक भविष्य का राजस्थान, भविष्य का भारत हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं और इसीलिए हमने किया राइजिंग राजस्थान. ये बात करते हैं कि ग्रीन बजट में जो 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए रोहित जी बोरा ने कहा कि आप फाइनेंस के लिए आपने बजट बनाया 27,000 करोड़ का, प्रोविजन किया 100 करोड़ का. किसी में बजट बनाया आपने 300 करोड़ का, प्रोविजन किया 5 करोड़ का. किसी के लिए प्रोविजन बनाया 1,000 करोड़ का और प्रोविजन किया पहले साल में 50,000 करोड़ का. मैं ये पूछना चाहता हूँ रोहित जी और जितने भी यहाँ सदस्य हैं, हम अगर इस विधानसभा का जब भवन बना होगा, इस विधानसभा के भवन की जब प्लानिंग बनी होगी, हो सकता है इसका 500 करोड़ का बजट बना होगा, 70 करोड़ का. जब माननीय बैरू सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और उसकी पूरी प्रोजेक्ट डिटेल बनाई होगी, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट बने होंगे, योजना बनी होगी, उसका एक बजट भी निकला होगा. और उस बजट के निकलने के बाद में उसके लिए सबसे पहले प्रोविजनिंग की होगी कि कोई नक्शा कौन बनाएगा, उसका परमिशन के कितने पैसे लगेंगे, लैंड डेवलपमेंट के कितने पैसे लगेंगे, फिर प्लानिंग के लगेंगे, फिर स्ट्रक्चर के लगेंगे, फिर फर्नीचर के लगेंगे, फिर एसी के लगेंगे और फिर अन्य सुविधाओं के लगेंगे. ऐसा तो नहीं होगा कि बैरू सिंह जी, माननीय बैरू सिंह जी शेखावत साहब ने पहले ही दिन वो 105 या 70 करोड़ रुपए भर के लाके रख दिए, भाई बिल्डिंग बना दो, अब आप जानो ना आपका काम. मैं आप सब लोग सम्मानित सदस्यों को, माननीय सभापति, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भविष्य का निर्माण बातों से नहीं होता और जादूगर की छड़ी से तो कतई नहीं होता. कुछ नहीं किया उन्होंने. पहले 2 साल होटलों में निकाल दिए, उसके बाद सरकार अस्थिर हो गई, उनके सारे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया. सारे एमएलए उनके, मैं तो जोधपुर में भुगत भोगी था, सारे एमएलए उनकी वसूली की दुकान बन गए. सारे एमएलए मुख्यमंत्री बन गए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के. ऐसे प्रोग्रेस होती है. ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इनका फिस्कल मैनेजमेंट है. और माननीय धारीवाल जी को मैं कहना चाहूंगा, याद दिलाता हूं उनको कि माननीय धारीवाल जी ने कोटा के ऊपर इतना ध्यान दिया. 2 दिन माननीय सदस्यों ने बीजेपी के भी जोधपुर का बोला, अशोक जी ने ध्यान रखा. मैं एक उदाहरण देता हूं आपको. ऐसा उदाहरण दिया कि माननीय उस समय के स्वायत्त मंत्री धारीवाल जी के नेतृत्व में जोधपुर में जिन्होंने कोटा को डेवलप किया,
उन इंजीनियर की पूरी टीम, पूरी इनके नगरीय विकास की टीम 5 दिन जोधपुर आके रही। कोविड चल रहा था, माननीय धारीवाल जी से मैं भी, हमारे शहर दक्षिण की मेयर भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ मैं भी इनसे मिला था। इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए कि माननीय अशोक जी ने कोटा बनाने का एक आदेश देकर जैसा जोधपुर बनाने का हमको भी यहाँ भेजा है। इनकी कोई एक प्राइवेट एजेंसी थी जिन्होंने वहाँ आर्किटेक्चर का और पूरी डिजाइनिंग का काम किया, तो वो भी आए थे। 5, 7, 8 दिन वो सब लोग जोधपुर के ताज अरीमल पैलेस में रुके थे। कोविड का टाइम था, सुरक्षा बहुत जरूरी थी उस समय। पूरी भले इनका ये मिनट्स निकाल के देख ले, इनकी अंतरात्मा इनको बताएगी कि वो 7 दिन की विजिट, अशोक जी का आदेश, सारा पूरा नाथी के बाड़े में चला गया। एक भी काम उस विजिट का पूरा नहीं हुआ। वो जोधपुर जैसा पहले था ऐसा आज है। मैं चैलेंज देता हूं, आप मेरे साथ जोधपुर की विजिट कर लो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हो, पर कब आपका ज्ञान बहुत अच्छा होता है, कब माननीय रोहित बोरा को केवल ये ज्ञान आता है, कब जब वो विपक्ष में बैठे होते हैं तब ये सब ज्ञान आपको याद आता है। और ये ज्ञान आपको जब पक्ष में बैठे हो तब याद नहीं आता, क्योंकि आपकी उस समय बोलती बंद होती है। मैं उसके बाद में ये था जवाब आपका कि आपने प्रोविजन कम क्यों की और बजट ज्यादा क्यों बनाया। बजट हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि हमने एक नए भारत का, एक नए राजस्थान का, एक विकसित राजस्थान का सपना देखा है और उस सपने को कैसे बुनेंगे उसकी रूपरेखा और नींव रखी है। और नींव लगने में, डिजाइन करने में और चालू करने में जितने रुपए चाहिए, हम मितव्ययता को जानते हैं, हमको मालूम है फालतू पैसा खर्च नहीं करना है। इसके लिए हमने उसको देखते हुए ये बजट में प्रोविजन इस साल किया हुआ है। मैं दूसरी बात करता हूं, आप बोलते हो कि हमने युवाओं का ध्यान रखा, युवाओं के कुठाराघात हुआ। इन युवाओं के बारे में आपने सोचा कब? इन युवाओं के बारे में पूरे 5 साल तक आपने सोचा नहीं। ये सोचा भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी नेतृत्व वाली सरकार ने, जब उन्होंने ITI के माध्यम से हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, युवाओं को ट्रेन करने के माध्यम से हो, किस किस क्षेत्र के अंदर रोजगार बढ़ सकता है, उन क्षेत्रों की पहचान करके अटल इनोवेशन सेंटर हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, ITI हो, उनके माध्यम से इस बजट में प्रोविजन किया है कि वो लोग, वो रोजगार के लिए जो भटक रहे युवा, उनको स्किल मिले और उनकी स्किल देखते हुए प्राइवेट और गवर्नमेंट। धारीवाल जी 2 मिनट और सुन लो मेरी बात, आपका ही बच्चा हूं, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान आपको यही आया है। अरे नहीं भाई साहब 2 मिनट, मैं आपको विकसित राजस्थान, एक रीटा जी बहन एक बैठी है, पूरा का पूरा कांग्रेस यहाँ से वॉकआउट करके जा चुका है। धारीवाल साहब आप तो भी रह जाओ, हमारे कम से कम आप तो हमारे सीनियर हो। मैं फिस्कल डेवलपमेंट के ऊपर बोलूंगा। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बजट घाटा कम करना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। और उससे भी बढ़िया हायर कैपेक्स और आधारभूत ढांचे को बजट बढ़ाने के बाद भी हमने घाटे को कंट्रोल रखा है। ये रोहित जी बोरा का आंसर है। और दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, AI का उपयोग करते हुए हमने कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन को रखा है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी की एक विशेषता है। उसके बाद ग्रीन बजट के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हम युवाओं को रोजगार के लिए 1.25 लाख रोजगार की सरकारी गारंटी और 1.5 लाख की प्राइवेट नौकरी की गारंटी हमने किया है। हमने इस सपनों की जादूगर सरकार जिसने पेपर लीक में कुठाराघात किया, हम उन वापस युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उनको संबल देने के लिए हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समाप्त कीजिए। मैं समाप्त एक बात के लिए चले आप करता हूं। अंत में मैं कहना चाहूंगा, इस बजट का संकल्प है आगे बढ़े राजस्थान, विकसित बढ़े राजस्थान। विकसित राजस्थान अभियान में हर परिवार को घर, हर घर को नल, वृद्धजनों को आशीर्वाद, नारी शक्ति का सक्रिय साथ, हर युवा को कौशल, पात्र को रोजगार, रोजगार सजग को पूंजी, सौर ऊर्जा को सिरमौरता, पेयजल को आत्मनिर्भरता, कृषि से संबंधी आस्था से संबलन का मंत्र गान है। लक्ष्य है विकसित भारत। मैं विकसित राजस्थान का सिरमौर योगदान का, विकसित राजस्थान, श्रेष्ठ राजस्थान, आत्मनिर्भर राजस्थान। और जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। श्री हरिओम हरिमोहन शर्मा जी।
प्लीज सदस्य 4 बजे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। आपको 10 मिनट दिया है, 10 मिनट में आपकी महत्वपूर्ण बात रख दे। जितना सा भी समय दिया कोशिश करूंगा कि उसी में। सबसे पहले तो मैं मौजूदा सभी विधायकों को होली की बधाई दूं और ये भरोसा दूं और भरोसा करूं कि जो मधुर वातावरण अब तक चला आ रहा है उसको कटुता में आप बदलने का प्रयास ना करेंगे, उसके लिए आपका अग्रिम आभार व्यक्त कर दूं। प्लीज ये समय सही करे। मान्यवर, लंबी चौड़ी बात करने का तो समय है नहीं, क्योंकि बोलते ही फिर कहेंगे बैठ जाओ। मैं 2 चीज, इसका समय खराब चल रहा है, कांग्रेस का क्रम खराब चल रहा है। मैंने घड़ी का टाइम नोट कर दिया। 24-25 का जो बजट था आपका, उसके 2 उदाहरण पेश कर रहा हूं। एक उदाहरण तो है कि आपने 24-25 के बजट में प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल आवश्यकता अनुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, 2 वर्षों में 20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल देने की घोषणा की। 20 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल 200 विधानसभा क्षेत्र में 2000 हर वर्ष 2000 ट्यूबवेल और 4000 हैंडपंप हर वर्ष। 4000 हैंडपंप को तो छोड़ो आप, और 2000 ट्यूबवेल को भी छोड़ो महाराज, 10 ट्यूबवेल भी नहीं लगे आपसे। पूरी राजस्थान की बात कह रहे आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, मेरे 5 मिनट तो यही हो गए। आपने एक घोषणा की और अब वर्तमान में 25-26 के बजट में आपने कहा 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाएंगे। आपने पहले जो घोषणाएं की है, आप कहोगे कि नहीं हमने तो 5-5, इसको पढ़ लेना। अगर पढ़ने में अर्थ यही है कि हर साल ये लगेंगे, तो ये आपने काम किया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी विराज रहे हैं। 24-25 के बजट में माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपने कहा था 2 साल में 2,08,000 घरेलू कनेक्शन देंगे। बजट में यही लिख रहा है आपका। हाँ, और 25-26 में 2 साल में 2,08,000 देने की बात करने वाले वो तो पूरा ही नहीं किए, और 25-26 में कहते हैं कि हम तो 5 लाख देंगे। 2,08,000 2 साल में, 2 लाख। ये मैं पढ़ के सुना दूं? अरे लिख रहा है, पढ़ लो ना इसको। अरे आपका 2 साल में लिख रहा है, पढ़ लो इसको, या मैं पढ़ के सुना दूं? आप क्या है? आप ऊर्जा मंत्री हैं? आप ऊर्जा मंत्री हैं क्या? आप ऊर्जा मंत्री हैं? ये प्लीज आपस में ना उलझे। प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। ये मैंने दो छोटे उदाहरण दिए सर। अब आइए, आप राजस्थान में आप विकास करना चाहते हैं ना, तो विकास करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान का वातावरण भी शांत वातावरण रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी जिस विचार से राजस्थान में विकसित करना चाहते हैं राजस्थान को, लेकिन आपके विधायक ही पूरे राजस्थान का गिनती के विधायक वातावरण बिगाड़ करके, बेमनस्यता पैदा करके अशांति पैदा करना चाहते हैं, तो कहां विकास होगा? तो मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, विकसित राजस्थान के लिए शांत वातावरण चाहिए, सांप्रदायिक तनाव न चाहिए, हल्की भाषा का प्रयोग न चाहिए। मैं आप निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम
आपके निर्देशों की पालना आपके विधायक कर लें, ताकि राजस्थान में शांति बनी रहे या अशांत पैदा करने का काम नहीं करें। अब राइजिंग राजस्थान की बात आ गई आप, तो आपने हमने शाइनिंग इंडिया भी देखा है। अटल बिहारी जी वाजपेयी के टाइम बड़े बड़े बोर्ड थे, सारे हिंदुस्तान में चुनाव का समय था, चुनाव के समय में शाइनिंग इंडिया चल रहा था, और रिजल्ट क्या आया? साफ। तो ये राइजिंग राजस्थान है, ये राइजिंग राजस्थान प्रचार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। चाहते हम भी हैं विकास हो, लेकिन 35 लाख करोड़ का जो आपका जो MOU जो धरातल पे जब आएगा, प्रोसेस में जो आएगा, उस पर इतना भारी जो खर्च किया जा रहा है, गजब का है। पूरे एक साल में आप कुछ न कर पाए अपने बजट प्रावधान के हिसाब से धरातल पर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं ना जादूगर, माननीय मुख्यमंत्री जी कम जादूगर नहीं है, कोई खर्चा नहीं। लेकिन जिधर देखो जिधर राइजिंग राजस्थान, चाहे दुनिया के देशों में देखो, चाहे हिंदुस्तान में देखो, और चाहे यहाँ देखो, और चाहे यहाँ बुला करके जो कार्यक्रम 4-4 हजार रुपए की थाली का किया, उसको देखो, तो जनता में तो भ्रम तो पैदा हो गया भाई राजस्थान तो बड़ी चीज है। और आपने बहुत अकल के साथ अपनी अकर्मण्यता को उसमें छुपा लिया। इसके लिए आपको मैं हृदय के गहन तल से बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही आप देखिए, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट आपने जो पास किया, उसको आप किस प्रकार से खर्च करें, ये सोच समझ करके। ये जो सरकारी संपत्ति है, इसके आप और हम ट्रस्टी हैं, हम इसको बेशुमार बेतरकीब से अपने निजी लाभ के लिए, पार्टी के लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए अगर हम इस सरकारी संपत्ति को बेरहमी से लुटा देंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। आप ये देखिए, आपने 100 करोड़, माननीय सभापति जी ये गए थे कि आपके फिल्म इंडस्ट्री का अभी जो चला था, 100 करोड़ रुपया बर्बाद किया है, सारे अखबार आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे इस पैसे कोई बर्बादी आप ना करें, न आप जा सके, न देख सके, और न कुछ, और 100 करोड़ का बजट 100 करोड़ खर्च कर दिए, ऐसे बर्बाद नहीं करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, मुझे अपेक्षा है कि जिस परिवार से, जिस साधारण परिवार से वो यहाँ आए, ये राजस्थान का एक इतिहास है। चाहे इसमें हमारे जयनारायण व्यास बने हों, टीकाराम जी पालीवाल बने हों, चाहे सुखाड़िया साहब बने हों, चाहे हरदेव जोशी बने हों, चाहे माथुर साहब बने हों, चाहे पहाड़िया साहब बने हों, चाहे अशोक जी गहलोत बने हों, सब गरीब परिवारों के थे, कोई भी धनपति नहीं था, केवल मात्र वसुंधरा जी संपन्न परिवार की थी। उसके बाद एक गरीब परिवार का आदमी मुख्यमंत्री बना। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संदेश समाप्त कीजिए। तो फिर तो अधूरा रह जाए ये सारा। तो 10 मिनट हो गए पूरे। तो मुख्यमंत्री जी को तो धन्यवाद देने की 2 लाइन बोल लेने दो। तो दे दो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने की तो बोल लेने दो। मान्यवर, जो गरीबी से ऊपर उठता है ना, जो राजस्थान के लोग उसको एक अच्छी दिशा से देखते हैं, उसके मन में भाव होता है कि एक अच्छा गरीबी से उठने वाला हमारी रक्षा करेगा, हमारे को विकास देगा, हमारे साथ सद्भावना रखेगा। तो मैं उनको एक विनम्र सलाह देना चाहता हूं। वैसे हमारे सदन के नेता है, लेकिन उम्र के हिसाब से कभी कभी मुझे संदीप जी शर्मा प्लीज, पूरा तो फिर से सेंटेंस। प्लीज प्लीज, मैं आपको पहले ही कहा था 10 मिनट है आपके, 10 मिनट हो गए। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आपके भी 10 मिनट है, 10 मिनट में 20 लिखे, 20 4 बजे बोलेंगे। वो वापिस चेंज हो गए, वापिस चेंज हो गए। 10 मिनट है, ये क्या बात? प्लीज 10 मिनट। आप ऐसे मत करो, अन्याय मत करो। ये देखो आप, हो गया हो गया हो गया हो गया। 15 मिनट बोले हो। बोलिए आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विनियोग
विधेयक एवं वित्त विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपका आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारे 2 बजट अभी तक पारित हुए। प्रथम बजट 2024-25 का बजट और इस बजट का ये वर्तमान का बजट राजस्थान के यशस्वी जनहितार्थ मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा ये दोनों ही बजट राजस्थान के समग्र और सर्वांगीण विकास हेतु ये बजट राजस्थान के लोगों के हित के लिए, विकास के लिए दिए गए। पहला बजट 2024 को जब दिया गया तो माननीय दिया कुमारी जी ने सरकार के पहले ही बजट में जो अपार घोषणाएं की और वो बम्पर घोषणाओं को देखकर ये लोग बहुत चकित हो गए, अचरज में आ गए कि पहले बजट में इतनी बम्पर घोषणाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 2022-23 के जो अंतिम सत्र का बजट था, चुनाव से पूर्व वाला बजट, उसमें ऐसी घोषणाएं की थी। हमें तो सिर्फ लोगों को दिखाना था, इसलिए हमने घोषणाएं की थी। अब ये कैसे पूरा करेंगे? लेकिन अब इनके दिल से पूछो, ये यहां बैठे हुए हैं, वास्तव में यदि बजट पर संकल्पबद्धता के साथ काम हुआ है साल भर के अंदर, तो निश्चित रूप से ये अचरज से हमारी ओर देख रहे हैं। और यहां सदन में चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन इनको धरातल पर जब हमारी घोषणाएं सारी क्रियान्वित होती हुई नजर आती है तो ये हमें शाबाशी भी देते हैं, मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा भी करते हैं। हमने घोषणा पत्र के 58% और बजट घोषणाओं के 73% वादों को पूर्ण कर ये सिद्ध किया है कि हमारी कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। सभापति महोदय, बताना जरूरी हो जाता है यहाँ कि 2018 से 2023 तक 5 वर्ष में इन्होंने जो बजट घोषणाएं की थी उनका हश्र क्या हुआ हम भी जानते हैं, प्रदेश भी जानता है और सारे लोग जानते हैं कि इनके खाने के दांत अलग है और इनके दिखाने के दांत अलग है। और यहां खड़े होकर जो अपना ये राग अलाप रहे, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, ये तो आपका ज़मीर जानता है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है आपके असली चेहरे से, आपकी वास्तविकता से, कि आप करते क्या है और दिखाते क्या है। क्योंकि 5 साल भुगता है उन्होंने आपको। आपने 2023 का चुनाव आते आते नारा दिया 5 साल बेमिसाल, और आपके 5 साल बेमिसाल के इस नारे की राजस्थान की जनता ने हवा निकाल दी। आपको धूल चटाते हुए राजस्थान की आम आवाम ने आपको जो जिस तरीके का मैंडेट हमको मिला, तो निश्चित रूप से आपको आपके आईने में उन्होंने आपकी असली शक्ल दिखा दी कि आपने क्या किया राजस्थान वासियों के लिए। आपने 5 साल तक झूठे वादे घोषणाएं करे, लोगों को भरमाने का प्रयास किया। चुनाव आते आते आपने अंतिम बजट में ऐसी अपार घोषणाएं कर दी जिनके कोई सिर था, ना पैर, ना हाथ, सिर्फ घोषणाएं। सोचा जादूगर की जादूगरी चल जाएगी, लेकिन लोग इस बार आपके झांसे में नहीं आए। आप लोगों को ये संदेश देना चाहते थे राजस्थान की जनता को कि हमें जिता दोगे तो ये रेवड़ियां हम आपको बांटेंगे। लेकिन कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, मानिए धारीवाल साहब, बार बार नहीं चढ़ती है। लोगों ने आपके सत्ता के गुरूर को धराशायी कर दिया। आपका जो अंतिम बजट था आपकी विदाई से पूर्व, उसका क्या हाल था, मैं सदन में बताना चाहता हूं। यह गलत बात है, कोटा वालों की सुनो आप दोनों। वर्ष 2022-23 में माननीय धारीवाल साहब 3,55,222 करोड़ 83,06,000 की राशि खर्च करने की अनुमति आपने सदन में पारित कराई थी। धारीवाल साहब अपने साथी की सुनो। तब आप केंद्र सरकार को लेकर
बहुत परेशान थे, आपकी रातों की नींद हराम थी, और वो तो अब भी है। अब मान लिया भजन लाल जी की सरकार से आपकी नींद हराम है। और आप जो है जिस तरीके से आपने मतलब गालियां बकते हुए भी केंद्र सरकार से प्राप्त ग्रांट और केंद्रीय करों का वो हिस्सा जो केंद्र सरकार ने आपको प्रदत्त किया था, वो आपके इस बजट का आधार था। रिजर्व बैंक का लोन आपके बजट का आधार था। आपने कुछ भी नहीं किया। जो जितनी भी घोषणाएं करी सब करी या तो केंद्र सरकार का हिस्सा या फिर रिजर्व बैंक से लिए लोन। ये आपके बजट का जो मैं बताना चाहता हूं। और आपके सदन के नेताजी माननीय गहलोत साहब को बांध के रख दिया, और क्या कर सकते थे? इतने ज्यादा और क्या करे? होटलों में रख दिया, और क्या कर सकते थे? 5 स्टार होटल घुमा दिया। आपके सदन के नेता माननीय गहलोत साहब इन 5 सालों में मात्र 5 या 7 बार इस सदन में आए होंगे। कितने गंभीर थे वो। आते थे या तो ये अप्रोप्रिएशन का बिल पारित कराने आते थे या वित्त मंत्री के रूप में बजट पढ़ने के लिए आते थे। इसके अलावा उनको कोई चिंता ही नहीं थी सदन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपने बड़े मस्त ये स्थिति थी, कोई गंभीरता नहीं। 8 करोड़ जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं। सिर्फ कुछ दिन आए होंगे, गलत कह रहा हूं साहब, वास्तव में वो नहीं आए। आपके कुल बजट के कंसोलिडेटेड फंड 71,000 करोड़, कंपोनेंट की आंतरिक राशि 71,387 करोड़ रुपए में से 28,838 करोड़ रुपए सिर्फ आपने ब्याज की अदायगी पर खर्च कर दिए थे। याद होना चाहिए आपको। आपके इस बजट की कंसोलिडेटेड फंड के कंपोनेंट राशि और दिए गए ब्याज की अदायगी की राशि का जो 1,01,618 करोड़ रुपया था वो आपने ऋण के रूप में बर्बाद कर दिया। जनता जनार्दन को वो ब्याज का बोझ उनके कांधों पर डाल दिया। 2022-23 के आपके कुल बजट का 33% कर्जे पर आधारित था और प्रदेश की जनता को वो कर्ज के रूप में आज भी अदा करना पड़ रहा है। लेकिन इधर आपने देखा होगा कि ये 2 सत्र हुए। इन दोनों सत्रों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ होगा जब वो सदन की कार्रवाई से, अरे ये क्या घंटा बजा, तो बात तो चालू ही नहीं हुई। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त सदन में आने का प्रयास करते हैं सभापति महोदय, और अगर नहीं भी आ पाते तो उनको हर विधायक ने क्या कहा है, क्या उसकी समस्या है, इसकी जानकारी उनको रहती है। और निश्चित रूप से वो जानते हैं कि यह सदन कितना आवश्यक है, कितने गंभीरता पूर्वक यह काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से वो सब बातों पर पूरी गंभीरता के साथ अपना निर्णय लेते हैं और उस बात को पूरी गंभीर रूप से उस पर विचार करते हैं। मैं समझता हूं कि ये भाव अगर आप लोगों के होता, ये भाव आप लोगों के मन में आए नहीं। सिर्फ सत्ता का सुख भोगो, लोग जिता दें तो विधायक बनकर अपने और अपने परिवार वालों का भला करो, यहाँ आकर गाली गलौज करो, अपशब्द बोलो, हो अल्लाह मचाकर सदन की कार्रवाई को स्थगित करा दो, व्यवधान डाल दो, बाधित कर दो, ये काम। अरे भैया ये विधायक होने का फर्ज थोड़ी है साहब। विधायक होने का फर्ज है कि राजस्थान के हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको विधायक बनाकर यहाँ भेजा है, हम उनके लिए सार्थक बातों को यहाँ पर कह सके, कोई अच्छे हम चीजों को बता सके, अच्छे सुझाव दे सके, जिससे सरकार कोई ना कोई अच्छे निर्णय ले सके। ये काम राजस्थान की जनता के प्रति हमारा भी दायित्व है और आपका भी दायित्व है। 5 साल तक आपकी सरकार ने युवाओं को बरगलाया, सिर्फ रोजगार उनको दिया नहीं, नकल 19 बार नकल आप कर कोई आपकी रोक नहीं। फेल कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण, सरकारी भर्ती के नाम पर बरगलाते रहे, महिलाओं को मोबाइल के नाम पर बरगलाया, किसानों को ऋण माफी के नाम पर बरगलाया। बहुत सारे हथकंडे आपने इन 5 सालों में किया, खूब पर किया धरा कुछ नहीं, सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टू आप बनते रहे। और हद तो तब हो गई जब आपने बिना तैयारी के 19 जिले घोषित कर दिए और आपने सोचा चुनाव आ रहे हैं, हमारे विधायक जीत जाएंगे, लेकिन सारे के ज्यादा से ज्यादा अधिकांश आपके विधायक वहां से हार गए और आपके प्रत्याशियों को हार की माला पहनाई और विदा कर दिया। हमारे प्रदेश की जीएसडीपी
2025-26 में बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। मान्यवर, पिछले साल की तुलना में 16.75% बढ़ोतरी। हमारा लक्ष्य 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। हमने हर उस क्षेत्र को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने छूने का प्रयास किया है जो प्रदेश के आय का स्रोत उत्पन्न कर सकता है। खनन के लिए प्रभावी नीति से अवैध खनन पर रोक लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जिस तरीके से लोगों के अंतिम से अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर काम कर रही है। अरे अभी तो बहुत साहब है, बोलने वाले नहीं है आपके पास। सुभाष जी गर्ग, राजकोषीय घाटा, सुभाष जी बिराजो, राजकोषीय घाट का 1 सेकंड बाद 2 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं 2 मिनट में। माननीय सभापति, राजकोषीय घाटा हमारी जीएसडीपी का 4.25% रहने का अनुमान है, जो FRBM अधिनियम के तहत अनुमत सीमा में। हमने जनता पर करों का कोई बोझ नहीं डाला। माननीय 1 सेकंड सभापति, जरूरी बात बता रहा हूं उनको। इसके बावजूद भी कुशल वित्तीय प्रबंधन से घाटा सीमा में बना के रखा है। अन्य देनदारी हमारी जीएसडीपी का आपने मुझे 36.5% का अनुमान है। माननीय सभापति महोदय, जो 38.2% की अनुमति है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के अंदर आज की तारीख के अंदर सुबह 11 बजे एक्सपायरी डेट की दवाई वितरित हो रही है। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत वो दवाई दी जा रही है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण परिवेश के लोग आते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं और उसकी डेट देख नहीं पाते हैं। मेरा अनुरोध है सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे। डबल इंजन की सरकार की हवा निकल रही है, इस पर जरूर ध्यान देने का काम करें, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विनियोग बिल पर बोलने का मौका दिया। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त की। 5 मिनट सर, 5 मिनट से पहले ही खत्म कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले बोल रहा, प्रत्येक सरकार जब आती है सत्ता में तो उसका लक्ष्य विकास करने का ही होता है। जब सरकार बदल जाती है तो भूमिकाएं चेंज हो जाती हैं और एक दूसरे को आरोपित करने की संस्कृति बढ़ती चली जाती है। विधायिका और कार्यपालिका, मैं बार बार इस चीज को कहता रहा हूं कि जो कार्यपालिका जो नीतियां सरकार बनाती है उनका क्रियान्वयन करती है और जो कमियां रहती हैं विधायिका उन मुद्दों को सदन में उठाते हैं और इसलिए उठाया जाता है कि कार्यपालिका कार्यप्रणाली में अपना सुधार करे और जो हमारा लक्ष्य है जनता का कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे। मैं बात करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, एक नोबेल प्राइज विनर के एक कोटेशन को मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं कि विकास की शर्तें हैं क्या हैं, और उस विकास की शर्तों को अगर देखें, एक बुक उन्होंने लिखी है हाउ नेशन फेल, राष्ट्र क्यों फेल होते हैं, जो राष्ट्रों को ऊपर भी खरी उतरती है और राज्यों को ऊपर भी खरी उतरती है। उन्होंने कहा कि अब क्या है, जनरली देश जो हैं या राज्य हैं हमारी उपभोक्ता बनने की राह पर चल पड़े कि वी आर बिकमिंग कंज्यूमर्स रादर देन मैन्युफैक्चरर्स और लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स। तो उनका यह कहना है कि हमें उपभोग की जगह निर्माणी क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र इन